हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम है। आप सभी को पता है कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहली कहां पे हुई थी? पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पे हुई थी? राजगृह में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। और किसके समय में हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। अजात शत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीत हुई थी। दूसरी की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में कहां पे? वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो साबक मीर ने। और यह किसके समय में हुई थी? तो काला शोक के समय में यह हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में कहां पे? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यह किसके समय में हुई थी? तो अशोक के समय में यह बौद्ध संगीत हुई थी। चौथी इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? ईसा की प्रथम शताब्दी में। कहां पे? तो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और किसके समय में हुई थी? तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। कौन सा अशोक का अभिलेख द्विभाषी अभिलेख था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर ए कूना अभिलेख। इसे कंधार अभिलेख भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ए कूना या कंधार अभिलेख आरामाइक एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेख था, जबकि गुर्जरा व मास्की ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। सहबाजगढ़ी एवं मनसेरा ये खरोष्टी लिपि में, और तक्षशिला एवं लघुमान ये आरामाइक लिपि में था। ध्यान रखिएगा, सरे कूना ये आरामाइक एवं ग्रीक लिपि में लिखा गया था, इसीलिए इसे द्विभाषी अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान किया करता था, इसीलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। आप सभी को पता होगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। इब्न बतूता कहाँ का था? ये तो मोरक्को का निवासी था। ठीक है, मोरक्को का था, यानी अफ्रीका का था ये। और ये किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह आया था। यह 1333 में भारत आया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1506 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट है। यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। यह कथन किसका था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयोग कथन दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी का है। लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा को, ठीक। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाया था। खिज्र खान की बात करें तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए कथनों के साथ सुमेलित कीजिए। गांधी जी के आंदोलन दिया है यहाँ पे, देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, सभी को पता होगा 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी। बाबर की बात करें तो बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो 1526 में बाबर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है। सैंधो सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी। सैंधो सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, पूछ रहा कौन सा इसमें शामिल नहीं थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निग्रेटो। ऑप्शन सी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निग्रेटो। निग्रेटो पूरा पाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख प्रजाति थी, जबकि सैंधो सभ्यता की निम्नलिखित प्रजातियां भी थी। कौन कौन सी थी इसमें, अल्पाइन, भूमध्य सागरी, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड, ये जो है आपका किसमें थे, तो सैंधो सभ्यता में थे, ठीक है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित सैंधो स्थल में घोड़े की अस्थियां के अवशेष कहां से मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। घोड़ों के अस्थियों के अवशेष कहां से मिले हैं, तो सुरकोटदा से मिला है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैंधो सभ्यता में घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से मिली है। सुरकोटदा की खोज जगपत जोशी ने 1964 में की थी। कोटदीजी की बात करें तो कोटदीजी से बाणाग्र यानी बाण के आगे वाला नुकीला हिस्सा मिला है। चहुंदड़ों की बात करें तो चहुंदड़ों से झूकर झाकर संस्कृति, और लोथल से क्या मिला है, तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है लोथल, ठीक है, गुजरात में है ये, यहाँ से बंदरगाह या गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं जन्म का प्रतीक क्या है, तो जन्म का प्रतीक कमल, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक बोध वृक्ष यानी पीपल, और मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया, बिल्कुल सही है। जैन धर्म में तपस्या और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया था, तो ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा है जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है, ये भी आपका सही है। कल्पसूत्र ध्यान रखिएगा किसका ग्रंथ है, तो जैन धर्म का ग्रंथ है, और ये किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में यह लिखा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। जैन धर्म में तप यानी शरीर को कष्ट देकर संलेखना पद्धति से प्राण त्यागना एवं अहिंसा अर्थात हत्या न करना पर बल दिया गया।
संलेखना पूछा जाता है, ठीक है। संलेखना पद्धति किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे, तो 24 तीर्थंकर हुए थे। 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगर हम बात करें गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और इसने कौन सी उपाधि धारण किया था, तो परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था, तो चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है। सती प्रथा का जो है स्मारक किस स्थान पर मिला है, तो एरण से मिला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हुड़ों के साथ युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई थी। सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेख प्रमाण है जो एरण से प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, एरण अभिलेख से जो है सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और किसका अभिलेख है ये, भानुगुप्त का यह अभिलेख था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन सा उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना। पहले ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1210 में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन बना था, तो ऑप्शन बी आराम शाह उसके बाद शासक बना था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह तत्कालीन उत्तराधिकारी बना, जिसका कुछ तुर्क मलिकों व अमीरों ने विरोध किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बलबन की बात करें तो यहाँ पे रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी या 40 अमीरों का समूह था की शुरुआत किया था, ये पूछा जाता है, ठीक है। 40 यानी चहलगानी की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने किया था। और ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद कौन बना, आराम शाह बना, उसके बाद ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश बना। और इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और एक पॉइंट और भी ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जब बना था तो उसकी राजधानी क्या थी, लाहौर राजधानी थी। और लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने हस्तांतरित किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक यानी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवाने खालसा के पास था। दीवाने खालसा, तो ऑप्शन ए राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, मुगल काल में खालसा भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी और जिसका लगान सीधे राजकोष में जमा होता था। दीवाने खालसा का उत्तरदायित्व राज्य की सीधे नियंत्रण वाली भूमि से था, ठीक है, दीवाने खालसा। नेक्स्ट है, अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके विजय के उपरांत, तो ऑप्शन सी गुजरात विजय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अकबर ने अपनी गुजरात विजय कब किया था? तो 1572 में, तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के बाद 1602 में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत जो है सर ए नौबत क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैदल सेना अधिकारी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण अंग थे। एक था आपका पागा, राजकीय घुड़सवार। दूसरा आपका सिलेदार, ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? सिलेदार कहा जाता था। और तीसरा था आपका पैदल सेना। पैदल सेना का भी शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। ये 3 सेनाएं थी, देखो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पैदल सेना का अधिकारी क्या कहलाता था? तो सर ए नौबत कहलाता था। और शिवाजी के समय में ध्यान रखिएगा आप लोग, अष्टप्रधान पूछा जाता है। अष्टप्रधान जो है किसके समय में? तो शिवाजी के समय में 8 मंत्रियों का समूह था, इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। दूसरा है, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों आपके कथन बिल्कुल सही हैं। जातक ग्रंथों की बात करें तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जातक ग्रंथ। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो, ये ध्यान रखिए, मिलिंद पन्हो किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है ये। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। जातक ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व पहली शताब्दी में आरंभ हो चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण भरहुत और सांची स्तूप की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। जातक ग्रंथ गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए थे। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में था ये। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का यह ग्रंथ है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिए, कई सारे एग्जाम में पूछा गया। इसमें जो है किसका उल्लेख है? तो यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है इसमें। ठीक है, मिलिंद पन्हो में। और किस भाषा में ये? तो पाली भाषा में। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा, सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है? इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है, यानी अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहां से मिले थे? तो कालीबंगा से मिले थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है ये। सिंधु सभ्यता में अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होते हैं। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। कालीबंगा जो है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। सुरकोटदा की बात करें तो सुरकोटदा में नगरगढ़ी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित था, यहाँ से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे बसा है। ठीक है, आलमगीरपुर जो है सबसे पूर्वी स्थल था, और ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे? तो हिंडल नदी के किनारे, हिंडन। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? तो मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त की कथा विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में की गई है। तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, टीजीटी में शायद। और बृहत कथा की बात करें तो क्षेमेंद्र। ठीक है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो बृहत कथा।
वदत्ता की बात करें तो वासवदत्ता के लेखक मुगल कालीन प्रसिद्ध पद्यकार सुबंधु, सुबंधु की रचना है वासवदत्ता। गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? तो ये हाल, हाल ने जो है गाथा सप्तशती का जो है लेखन किया है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक कहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक तथा गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। और राष्ट्र नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस काबुल से ओरलैंडो मसोट्टा नामक इटालियन नाम से पासपोर्ट लेकर रूस गए थे। उन्होंने मलेशिया में आह्वान करते हुए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दीवाने मुश्तक राज किससे संबंधित था? दीवाने मुश्तक राज जो ये क्या था? तो ये आपका भू राजस्व विभाग था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दीवाने मुश्तक राज ये आपका भू राजस्व विभाग था, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुश्तक राज की स्थापना की थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए दीवाने मुश्तक राज की स्थापना किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमि कर की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए इस विभाग का सृजन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये। टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित था? तो ऑप्शन बी, जाप्ती से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब्ती प्रणाली। अकबर के शासनकाल में 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जाप्ती प्रणाली को लागू किया था। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू की गई थी। ठीक, ये टोडरमल की बात करें तो ये अकबर के समय में राजस्व मंत्री थे। जाप्ती से विकसित होकर 1580 में आईने दहसाला व्यवस्था लागू किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आईने दहसाला 1580 में, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये, मैंने पढ़ाया भी है इसके बारे में। सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है ये सुरक्षा कपाट। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो 1885 में एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक। 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने अभिलेख में गरमपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दिया था कांग्रेस को। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, सुरक्षा कपाट किसने कहा था? तो आपका लाला लाजपत राय ने कहा था। अच्छा, कांग्रेस के समय में जो है किसके समय में हुआ था? उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो है उस समय वायसराय था, ठीक है। स्थापना जो है पूछा जाए तो किसके समय में हुई थी? डफरिन के समय में। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ था? मैंने बताया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। 1909 के अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई। इन सुधारों ने भारत में भावी विभाजन के बीज बो दिए थे। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, परंतु ऋग्वेद में इस नदी का युग्म का उल्लेख और महत्व दोनों कम थे। कालांतर में इन्हें प्रसिद्धि मिली। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी गई थी, ठीक है। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है,
जैन मत में संथारा से तात्पर्य है, जैन मत में संथारा क्या होता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथारा और संलेखना ध्यान रखिएगा, दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। मत में संथारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, इसे संलेखना पद्धति भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संलेखना पद्धति कहते हैं। इसमें जो है उपवास के द्वारा प्राण त्यागा जाता है। ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में संलेखना पद्धति के द्वारा ही अपने प्राण त्यागे थे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, संलेखना पद्धति से अपने प्राण किसने त्यागे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने त्यागे थे। ये कहाँ पे, श्रावण बेलगोला कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो इसे पता चलता है जैन धर्म का। ठीक है, जैन धर्म का। इसने भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। अगला है, निम्नलिखित में से प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। इसका उल्लेख दूसरे आर्य सत्य में है। इसमें दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी। इंपॉर्टेंट है ये, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ियों पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी, तो ध्यान रखिएगा आजीवकों के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली प्रारंभ किया था। गया में बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए करण, चौपड़, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसने, अशोक ने। ये पूछा गया है कई बार, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है कि बराबर की गुफा किससे संबंधित है, तो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था। मैंने कई बार बताया है प्रैक्टिस सेट में, सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था, तो ऑप्शन ए 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। यह दिवस भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने 1987 में मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, मद्रास अधिवेशन कब हुआ था, 1987 में, और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद जो 1886 में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद तीसरा अधिवेशन 1987 में होता है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक, नेक्स्ट, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहा जाता था, अभी मैंने बताया था, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, तो अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टप्रधान, ये 8 मंत्रियों का समूह था। ठीक है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जो निम्नलिखित हैं। पेशवा जैसे प्रधानमंत्री, यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। आमात्य, वाकिया नवीस, और उसके बाद सुरु नवीस, सुमंत, सरे नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश, ये आपके क्या थे, अष्ट प्रधान थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सैंधो सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी। ऑप्शन ए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का
भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तरी कौन सा है, तो आपका मांडा सबसे उत्तरी है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है सिंधु सभ्यता का, तो दैमाबाद है। ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है और ये गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा पर के तट पर स्थित है दैमाबाद। ठीक है। और उसके बाद बात करें सबसे पश्चिमी कौन सा है, तो सुद कांगेडोर जो है सबसे पश्चिमी है और ये कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और सबसे पूर्वी अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो आलमगीर जो है सबसे पूर्वी था और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, तो ये सीमा आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान एक को ही किस विभाग की देखभाल करता था। ध्यान रखिएगा, दीवान एक को ही ये कृषि विभाग था। तो ऑप्शन 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि की उन्नति। ऑप्शन 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासन जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसने राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए कृषि विभाग का निर्माण किया था, जिसका नाम दीवाने को ही था। ठीक है, ये कृषि विभाग था। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था। तो प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था, तो ऑप्शन बी खेड़ा किसान सत्याग्रह। अगर पूछा जाए कि प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में कौन सा था, तो चंपारण किसान आंदोलन। ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और इसमें वास्तविक किसान सत्याग्रह पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। खेड़ा किसान सत्याग्रह 1918 में हुआ था। गुजरात में कुनबी पाटीदार किसानों ने लगान की वसूली का विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान न देने का आग्रह किया था। लगान न देने का पहला नारा मोहन लाल पांड्या ने दिया था। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा आकर बागडोर संभाली थी। हार्डिमन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा है। ये ध्यान रखिएगा, हार्डिमन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे किया था, तो लंदन में इसकी स्थापना की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से लंदन में फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा, लंदन में। श्याम जी कृष्ण वर्मा 1897 में लंदन में बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था, जिसमें बीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा प्रमुख थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश में बहलोल लोदी के बाद 1489 में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। ये ध्यान रखिएगा, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया था। ठीक है। उसके बाद कौन बना, सिकंदर लोदी शासक बना था और उसने 1504 में आगरा नामक शहर की स्थापना की तथा 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1504 में जो है आगरा की स्थापना की और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जिसके नाम पर अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट ने दीवाने वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया था। किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया था, तो अकबर ने किया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर ने शासन के 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवान ए वजीरात ए कुल नामक एक पदाधिकारी पद का गठन किया। प्रथम बार मुजफ्फर खान को इस पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, मुजफ्फर खान को।
नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र 1857 की क्रांति के समय कौन सा था? तो ऑप्शन ए बरेली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कहां से प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। कानपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने इसका नेतृत्व कानपुर में किया था। बरेली खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था, और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये ध्यान रखिए, लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। बिहार से कौन किया था? तो कुंवर सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था। ऑप्शन बी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ही समाज के विभाजन का प्रमुख आधार थी। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया था। ठीक है, 4 वर्णों के कर्तव्यों में ब्राह्मण वर्ण का कार्य क्या था? तो पूजा पाठ तथा अध्ययन अध्यापन, जबकि क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य शस्त्र द्वारा राज्य की रक्षा करना। वैश्य का संबंध व्यापार वाणिज्य से था, जबकि शूद्र का कार्य उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना किसका कार्य था? तो शूद्र का कार्य था। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? तो अवतारवाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतारवाद को। जैन और बौद्ध धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया, जो कि अवतारवाद का प्रमुख रूप से समर्थन करते थे। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दोनों ही धर्मों ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी? अशोक महान को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपगुप्त ने दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भद्रबाहु के बारे में ध्यान रखिएगा, इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा किसको दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक को जो है दीक्षा किसने दिया था? ये बौद्ध धर्म की, तो उपगुप्त ने दिया था। सिंहलीय अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष में निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मुगली पुत्र तिस्स के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया, जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। दिव्यावदान के अनुसार कौन? तो उपगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता। गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत के गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इनमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। अजंता 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन है। ठीक है, गुप्त समय के हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दशाला पद्धति किसने लागू की थी? अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो टोडर मल ने लागू किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दशाला पद्धति। ठीक है,
इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में विभिन्न वर्षों से प्रतिवर्ष अनाज के उत्पादन की दरें निर्धारित की गई और उनका 10 वर्षीय औसत निकाला गया और यही लगान निर्धारण के लिए आधार बना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो दहसाला पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? सभी को पता होगा, मैंने कई बार बताया है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे किया था, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना किया था, ठीक है, 1913 में। ठीक है, इस दौरान विभिन्न भाषाओं में अनेक लेख प्रकाशित होने के कारण 1857 की क्रांति की याद में हिंदुस्तान गदर के रूप में भी जाना गया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, 1913 में लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, अमेरिका में। नेक्स्ट है, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? तो ये मीर बख्शी जो है आपका सेना विभाग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल कालीन प्रशासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग की देखरेख करता था। सेना की भर्ती, वेतन, सैनिक संगठन आदि का रिकॉर्ड रखना एवं बादशाह के सामने प्रस्तुत करना, सेना में नवाचार, साजो सामान और सैनिकों का निरीक्षण भी समय समय पर करना, ये किसका काम था? तो मीर बख्शी का काम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? इंपॉर्टेंट है ये। किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते प्रतिरोध को देखते हुए 21 जून 1908 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर बर्मा की मांडले जेल में रखा, जिससे क्रांतिकारियों का मनोबल गिर जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बाल गंगाधर तिलक के बारे में ध्यान रखिएगा, इनकी पत्रिका मराठा और केसरी, ये ध्यान रखिएगा, मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी। ठीक है, और इनकी पुस्तक भी ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य। गीता रहस्य ये भी आपका तिलक की पुस्तक है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट है, दशावतार मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? ये पूछा गया है, तो देवगढ़ में, बीपीएससी के द्वारा ये पूछा गया है, तो देवगढ़ में। ऑप्शन बी, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। किस शैली में बना है? तो ये आपका नागर शैली में यह बना हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में जो आपका विशेष अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि 1920 का कांग्रेस का सामान्य वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र जिसके अध्यक्ष थे, और अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और ये कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, और इसी बौद्ध संगीत में जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। ये भी कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। और ये किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अकबर कालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है? करा कौन सा जो है अकबर कालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए, लहरदार मेहराबों का प्रयोग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर कालीन स्थापत्य की अनेक विशेषताएं हैं, परंतु लहरदार मेहराबों का प्रयोग नहीं हुआ था। अकबर के स्थापत्य में हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय देखने को मिलता है। मकबरे के आसपास चारबाग देखने को मिलता है, जबकि लहरदार मेहराबों का प्रयोग शाहजहां के स्थापत्य की विशेषता है। ठीक है, मेहराब की किसकी विशेषता है? तो शाहजहां की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे? सभी को पता होगा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है?
तो अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सीमांत क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रांत से इन्होंने नेतृत्व किया था और खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना इन्होंने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक, इसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है। आजादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया। उन्होंने लाल कुर्ती दल की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सर्वाधिक नहर आपका जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिंचाई होत नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ये प्रथम शासक था जिसने नहर का निर्माण करवाया था और सबसे ज्यादा नहर फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सभी को बताओ, मैंने कई बार बताया है। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था जिसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था। ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन डी जमायत खाना मस्जिद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमायत खान मस्जिद लाल पत्थर से बनी थी। यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दिल्ली में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में। यह भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। ऊसा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने भारतपुर में करवाया था और मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के काल में बनी थी। मोट मस्जिद आपका सिकंदर लोदी के समय में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला? कौन सा जो है कर्नाटक से नहीं मिला है? तो मास्की मिला है, उद्गोलन मिला है और निट्टूर मिला है। ये गुर्जरा नहीं मिला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ये जो है कहाँ से? मध्य प्रदेश से यह मिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश से। अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से प्रेरणा लेकर किया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? तो बुद्ध चरितम को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरित की रचना किसने किया था? तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने किया था और इसे अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है और इसे बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम व कानूनों का उल्लेख है और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया है। जामा मस्जिद कहाँ पे है? तो दिल्ली में या स्थित है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया अर्थात इंग्लैंड भारत से एक तरफा धन का प्रवाह कर रहा है की ओर ध्यान आकर्षित किया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अंग्रेज कच्चे माल का निर्यात कर उससे उत्पाद निर्मित करके पुनः भारत में आयात करते थे। ठीक है, ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है,
अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया प्रश्न है। अशोक महान के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसिप को 1837 में मिली। प्रथम बार पढ़ा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था, जिसे कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में गढ़ा गया था। अगला है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो ये लोधी वंश की विशेषता थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति लोधी काल की वास्तुकला की विशेषता थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिकंदर लोधी का दिल्ली स्थित मकबरा है, जो इब्राहिम लोधी ने 1517 में बनवाया था। इसकी विशेषता इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इब्राहिम लोधी ने 1517 में किसका निर्माण करवाया था? तो सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण करवाया था दिल्ली में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता था। विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता था। ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साम्राज्य विस्तार का अति महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान किए, जिसमें उसने 1294 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला अलाउद्दीन प्रथम तुर्क शासक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन मैंने पढ़ाया इसके बारे में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। और इसमें जो है इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये 23 मार्च 1940 को हुआ था। और इसी में जो है पाकिस्तान प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने पारित किया था। ये मैंने पढ़ाया था, ध्यान रखिए। पाकिस्तान प्रस्ताव को जो है कब पारित किया गया था? तो 1940 लाहौर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है। इस अधिवेशन में पहली बार देखिए, इस अधिवेशन में पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट, किस मुगल कालीन शासक की सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा जाता है? किस मुगल कालीन शासक की सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा जाता है? तो ऑप्शन सी शेरशाह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया था, जिसमें हिंदुओं व मुसलमानों के लिए अलग अलग रस्सियों की व्यवस्था थी। शेरशाह ने सोनारगांव से पंजाब में अटक तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। कानूनगो ने शेरशाह को धूल से खिला फूल कहा है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किनको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किनको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था ये। इसको ध्यान रखिएगा, इसकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, रहेला इसकी पुस्तक थी। ठीक है, रहेला। अगला, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था? तो बाबर जो है आपका फरगना का निवासी था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरगना का निवासी था आपका बाबर। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था भारत में। बाबर फरगना का निवासी था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने पानीपत, खानवा आदि युद्ध जीतकर मुगल शासन का विस्तार किया था। अगला, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी थी? इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दिया था? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा,
जिसने भारत के विभाजन की वकालत की थी, इसलिए गांधी जी ने इसे उत्तर तिथि चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। इंपॉर्टेंट, ध्यान के कब आया था ये? 1942 में आया था। इसमें 3 सदस्य थे। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? तो किसने किया था? तो जयपाल ने किया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपाल। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? तो ये किसने कहा था? तो मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी व नंदी की आकृति, दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। कुछ सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम लिखा रहता था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी? इंपॉर्टेंट है ये। तो किसको किया था? तो तानसेन को किया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तानसेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी है इसके बारे में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भूमि को माता अथर्ववेद में कहा गया। भूमि को माता किस वेद में? अथर्ववेद में। सोम पेय पदार्थ के देवता थे, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी भूमिका रही? बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी भूमिका थी? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो आधिकारिक रूप से बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है ये। बंगाल से बाहर महाराष्ट्र व शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल के विभाजन के उपरांत शुरू हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? मैंने कई बार पढ़ाया इसके बारे में। तो ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार बताया इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था, तो 1922 में से वापस लिया गया था। फरवरी 1922 में से वापस ले लिया गया था। किसकी वजह से? चौरी चौरा कांड की वजह से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी प्रजापति। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। यह महाराज शुद्धोधन की पत्नी और महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यशोधरा गौतम बुद्ध की क्या थी? पत्नी थी। आम्रपाली वैशाली की नगर वधु थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के दरबार के नवरत्न में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन डी, चरक नहीं शामिल थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चरक की बात करें तो ये कनिष्क के समय में राज्यवैद्य थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कनिष्क के राज्यवैद्य थे। नेक्स्ट, मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा गया था? तो अशोक को भेजा गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने हुडो को पराजित किया था? इंपॉर्टेंट है ये। किस शासक ने हुडो को पराजित किया था? तो स्कंद गुप्त ने पराजित किया था। ऑप्शन 20 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मिलान करना है, देखते हैं। मेघदूत, मेघदूत की रचना किसने किया था? तो कालिदास ने किया था। मुद्रा राक्षस, अभी हमने पीछे पढ़ा था, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखदत्त की। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। और मृच्छकटिकम ये शूद्रक की रचना है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? तो ऑप्शन ए रुद्रसेन द्वितीय से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मिलान करना है अंकोर वाट का मंदिर और माइसन टेम्पल और बोरोबुद्दूर मंदिर और आनंद मंदिर। देखते हैं अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका सभी को पता होगा कंबोडिया में है, ठीक है। माइसन टेम्पल, माइसन टेम्पल ये कहाँ पे है? तो माइसन टेम्पल ये वियतनाम में है, ठीक है। और बोरोबुद्दूर मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। और आनंद मंदिर ये म्यांमार में है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था? किसका निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था? तो ऑप्शन बी मांडू का किला का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में? तो हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहरे गुंबद का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में हुआ था। इसका निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है ये? तो ये दिल्ली में है। और किस शैली में बना है ये? तो चारबाग शैली में यह बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया जाता था? किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया जाता था? तो फिरोज था तुगलक के समय में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जजिया जो है एक धार्मिक कर था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में पेटीकोट सरकार यानी पर्दा सरकार का काल था? तो ऑप्शन ए 1560 से 1562। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में पेटीकोट सरकार 1560 से 62 ईस्वी तक चली थी, क्योंकि अकबर छोटा था और बैरम खां के संरक्षण में मुगल शासन चल रहा था। इस समय अकबर की धाय मां माहम अनगा और जीजी अनगा ने पर्दे के पीछे शासन की बागडोर संभाल रखी, इसीलिए इसे पेटीकोट शासन या पर्दा सरकार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग कथन दिया है और कन्नड़ दिया है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य ने अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कन्नड़ दिया है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि किस, अब पूछा जाता है किस शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का पता चलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसका पता चलता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने किया था? तो ऑप्शन डी अरुंडेल कमेटी ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश अरुंडेल कमेटी ने दिया था। और यह जो है दोनों कार्य कब हुआ? तो दिल्ली दरबार 1911 के दौरान। नेक्स्ट, गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो महमूद गजनवी था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? मैंने बताया था आईने अकबरी, ये पूछा गया प्रश्न। तो ऑप्शन ए अबुल फजल की रचना है ये आईने अकबरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करके व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, ठीक है। पहले कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त तीसरे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिलान करना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में।
तीर्थ का यात्रा कर 1563, जजिया कर का अंत 1564 में, दीन इलाही धर्म की शुरुआत आपका 1582। ये अकबर के बारे में दिया सारा, ठीक है। नेक्स्ट, सर टॉमस रो किस मुगल शासनकाल के काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया था? सर टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? ये तो जहांगीर के समय में आया था। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, जहांगीर के समय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय बंग भंग से संबंधित था? बंग भंग से यानी बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये भी पढ़ा है मैंने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाल्मस्टन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सहायक संधि किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में इसमें क्या हुआ था? इसमें कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्त को स्वीकृत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को इसमें पारित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? तो ये कहां से मिला है? धौलावीरा से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है, इल्तुतमिश के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था? चांदी का सिक्का या आपका टंका? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया था और तांबे का जीतल चलाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। किस सत्याग्रह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी से विभूषित किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। 1928 ईस्वी में वहां लगान न देने के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि ने प्रदान किया था। अगला, किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? तो औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या क्या थी? सर्वाधिक थी। नेक्स्ट, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी नील की खेती करने वालों पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नील दर्पण किसकी रचना है? ध्यान रखिएगा, दीनबंधु मित्र की रचना है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो फारसी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी क्योंकि विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं की साहित्य भाषा फारसी थी। जैसे जैसे दिल्ली पर विदेशी शासकों का शासन स्थापित हुआ, वैसे वैसे फारसी भाषा का विकास होता गया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।